हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज द फेयरली प्रेडिक्टेबल fairly predictable and successive change that you call ecological succession. Are you getting or not? You know, एक मैं एग्जांपल बताता हूं आपको यहाँ पे। सपोज दैट कहीं पे कोई एक बेयर एरिया है, कहीं पे कोई बंजर इलाका है, वहां पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं हुई है, सपोज दैट बेयर रॉक है, तो वहां पे एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाती है आफ्टर सम टाइम। इज दैट क्लियर? वो जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हुई है वहां पे कोई फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है या वहां पे अदर लाइफ फॉर्म्स जो है डेवलप हो जाती है, इसे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन कैन बी कंसीडर एज पैरेलल टू इवोल्यूशन। इसको इवोल्यूशन के पैरेलल भी कंसीडर किया जाता है। तो लिसन केयरफुली अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन इन डिटेल। अगर हम इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें, सो दिस इज द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज। तो ये ग्रेजुअल फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन, किसमें? स्पीसीज कंपोजिशन। यू नो, जितनी भी स्पीसीज आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, दीज आर द रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जितनी भी ये डाइवर्सिटी आप देखते हैं, मिलियन ऑफ डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, ऑल लाइफ फॉर्म, ऑल स्पीसीज जो है, जितनी भी स्पीसीज जो आज एग्जिस्ट करती है, मिलियन ऑफ ईयर्स बिफोर दीज स्पीसीज वर नॉट एग्जिस्ट। बट धीरे धीरे यहाँ पे स्पीसीज कंपोजिशन बदलती गई, स्पीसीज में चेंजेस आते गए। कुछ जो प्रीवियस स्पीसीज थी वो जो है एक्सटिंक्ट हो गई और कुछ नई एडवांस स्पीसीज जो है इवॉल्व हो गई हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हुई है। तो यहाँ पे ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये मेनली फोकस करता है स्पीसीज कंपोजिशन पे। किसी भी एरिया में, किसी भी फॉरेस्ट में या किसी भी लैंड एरिया में, किसी भी एक्वेटिक एरिया में, कहीं पे भी इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब यह है कि स्पीसीज कंपोजिशन बदलती रहती है, टाइम टू टाइम स्पीसीज कंपोजिशन बदलती रहती है। एक इन्वेडेड टाइप की स्पीसीज डोमिनेटेड हो जाती है और जो पुरानी स्पीसीज है वो धीरे धीरे एलिमिनेट कर जाती है। तो यहाँ पे स्पीसीज कंपोजिशन में बदलाव आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, इसको आप इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे दिस इज द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन of a given area are collectively called ecological succession. So this is very simple definition of ecological succession. This is the fairly predictable change in species composition. So what is exactly ecological succession? This is the fairly predictable, right? This is fairly predictable change in species composition of a given area. एक पर्टिकुलर एरिया में जो फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज टेक प्लेस करता है किसी भी स्पीसीज कंपोजिशन में, चाहे वो स्पीसीज प्लांट्स की हो, चाहे वो स्पीसीज एनिमल्स की हो, उसे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। सो दिस इज वेरी इजी। यू नो, द कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज, द कंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी चेंजेस विद टाइम ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। जैसे कि इकोलॉजी में आपने पढ़ा है, इकोलॉजी इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन स्टडी। तो इकोलॉजी को मैं पहले ही बता चुका हूं, इकोलॉजी के बारे में मतलब दिस इज दी ऑल अबाउट राइट स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शन यानी कि यहाँ पे इकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इकोसिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जितनी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस। यहाँ पे ये जो चेंजेस होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में आपको बता चुका हूं, दिस इज फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन। तो स्पीसीज कंपोजिशन में एक फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज है, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। लेकिन ये चेंज क्यों है, ये चेंज होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन एक ही है, इंटरेक्शन। कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और वो जो चेंजेस हैं वो चेंजेस जो है वो रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स और बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स और बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो दैट एवरीथिंग यू नो, बायोलॉजिकल कम्युनिटी आप जो भी देखते हैं, फॉरेस्ट सिस्टम या एक पॉन्ड सिस्टम या फिर एक लेक इकोसिस्टम या कोई भी आप इकोसिस्टम की बात करें या कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात करें, तो जो प्रेजेंट डे बायोलॉजिकल कम्युनिटी है जो आपको दिखाई देती है वो सब एक
चेंज का कमाल है, एक चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। बायोलॉजिकल कम्युनिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो चेंज होती है, और चेंज होने के सबसे पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की वजह से ही चेंज होता है। Is that clear? Interaction between biotic components and interaction between biotic and abiotic component that result of that fairly predictable change in species composition of any biotic community of a particular area. Is that clear? तो ये पॉइंट भी याद रखना बहुत जरूरी है। Changes leads to equilibrium of community called climax community। अब यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में अगर कोई भी चेंज टेक प्लेस करता है, कोई भी फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज टेक प्लेस करता है, इफ एनी चेंज टेक प्लेस इन एनी बायोटिक कम्युनिटी, एट द एंड दैट बायोटिक कम्युनिटी लीड्स टू ए क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी कि एक जो उभर के आती है, एक नई कम्युनिटी जो डेवलप होती है, एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो डेवलप होती है। यहाँ पे स्पीसीज कंपोजिशन में चेंजेस की वजह से जो एंड रिजल्ट होगा वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगा। मैं डिफरेंट कम्युनिटी की बात करूंगा, पायनियर कम्युनिटी की बात करूंगा, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, और एट द एंड जो एक फाइनल जो शेप आ जाती है बायोटिक कम्युनिटी में चेंज होने की वजह से, जो एक फाइनल जो शेप आती है, उस फाइनल शेप ऑफ कम्युनिटी को, दैट में बी द फॉरेस्ट सिस्टम, वो एक फॉरेस्ट सिस्टम भी हो सकता है, उसे आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी विच इज इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट डेवलप आफ्टर चेंजेस इकोलॉजिकल सक्सेशन। कम्युनिटी जो कि इन्वायरमेंट के साथ तालमेल बिठा लेती है, दैट इज इक्विलिब्रियम टू द इन्वायरमेंट। इज दैट क्लियर? तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में बायोलॉजिकल जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, जो ये फेयरली प्रेडिक्टेबल सक्सेशन है स्पीसीज कंपोजिशन में, इसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, एंड दैट कम्युनिटी विल बी इक्विलिब्रियम टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के साथ अपना तालमेल अच्छे से बिठा लेती है। इज दैट क्लियर? वहां पे उस कम्युनिटी को आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज द रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। एनी फॉरेस्ट सिस्टम इन योर सराउंडिंग, दैट इज क्लाइमैक्स कम्युनिटी, एंड दैट इज कंप्लीटली रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे। इकोलॉजिकल सक्सेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये आपको जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहला कैरेक्टर, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद कुछ पॉपुलेशन तो वेरी न्यूमरस एंड कुछ अदर पॉपुलेशन डिक्लाइन एंड इवन डिसअपीयर। तो यहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन आप कब समझेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब जो है, ये आपको जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं, दिस इज द फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन। स्पीसीज कंपोजिशन का बदलना ही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। तो स्पीसीज कंपोजिशन कैसे बदलेगी? अगर पुरानी स्पीसीज नई स्पीसीज से रिप्लेस हो जाए, नई स्पीसीज, कोई पर्टिकुलर नई स्पीसीज डेवलप हुई, वो डोमिनेटेड हो गई, तो पुरानी स्पीसीज जो है एलिमिनेट हो गई। आर यू गेटिंग और नॉट? जैसे कि हम बात करें सीनोजोइक एरा की, सीनोजोइक एरा, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अब ऐसे ही एक, मैं अगर आपको एक जुरासिक जो आपने पढ़ा होगा, जुरासिक पीरियड, उसमें डायनासोर वर डोमिनेटेड, उसके बाद सीनोजोइक एरा में जो है मैमल्स डोमिनेटेड हो गए। आर यू गेटिंग और नॉट? तो हर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हर कोई टाइम से बाउंड है, हर किसी का एक टाइम फेज होता है, एक टाइम जोन में होता है। इज दैट क्लियर? तो हर किसी का एक टाइम जोन आता है। कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है एम्फीबियंस वर डोमिनेटेड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? मीजोजोइक एरा को आप क्या कहते हैं? वहां पे रेप्टाइल्स वर डोमिनेटेड। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हर एक ग्रुप का या हर एक प्रजाति का एक टाइम जोन होता है, उस टाइम जोन में वो डोमिनेटेड होती है। लेकिन जब दूसरी स्पीसीज इवॉल्व हो जाती है, जब दूसरी स्पीसीज आ जाती है, तो वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर हम प्री हिस्टोरिक मैन की बात करें, प्री हिस्टोरिक मैन प्रेजेंट डे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन पास्ट की अगर हम बात करें, हम जो है 100 या 1000 ईयर्स बिफोर की बात करें, तो सो नॉट 100, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और मिलियन ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करें, तो प्री हिस्टोरिक मैन एग्जिस्ट करता था। लेकिन अब वो स्पीसीज जो है डिसअपियर हो गई है, डिक्लाइन हो गई है, क्योंकि एक नई मॉडर्न स्पीसीज आ गई है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? जो कि जिसको आप मॉडर्न मैन कहते हैं, वो डोमिनेटेड हो गया है हमारे प्लेनेट पे। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि कुछ स्पीसीज तो ऐसी होती हैं जो कि वेरी न्यूमेरस, बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो डिक्लाइन हो जाती है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का एग्जाम्पल है। दूसरा, लिटिल डाइवर्सिटी टू हाई डिग्री डाइवर्सिटी। हमेशा जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, राइट, तो डाइवर्सिटी बढ़ती है भाई। स्पीसीज
कंपोजिशन बढ़ेगी, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है उससे डाइवर्सिटी बढ़ती है, लिटिल डाइवर्सिटी से हाई डाइवर्सिटी होती है, ये भी एक कैरेक्टर है। तीसरा, इंक्रीज टोटल बायोमास। इकोलॉजिकल सक्सेशन के साथ साथ बायोमास भी बढ़ता है। जहां पे आज आप फॉरेस्ट देख रहे हैं, कभी वो वहां पे एक बेयर एरिया होता था, कभी वहां पे बेयर रॉक्स थे, और बेयर रॉक्स पे सॉइल भी नहीं थी, सॉइल कंपोजिशन नहीं हुई, तो वहां पे बेयर रॉक्स पे कोई भी बायोटिक कम्युनिटी नहीं थी। धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन होती गई, बायोटिक कम्युनिटी डेवलप होती गई, धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स बायोटिक कम्युनिटी डेवलप होती गई। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है कि धीरे धीरे इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये एक पॉजिटिव सक्सेशन है। इज दैट क्लियर? दिस इज ए पॉजिटिव सक्सेशन, प्रोग्रेसिव सक्सेशन होता है। तो प्रोग्रेसिव सक्सेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कम्युनिटी जो है और क्लाइमैक्स होती जाती है, और वहाँ पे जितनी क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगी उतना ही ज़्यादा बायोमास भी होगा। तो पहला मैंने बताया आपको कि कुछ स्पीसीज न्यूमरस होती है, कुछ डिक्लाइन हो जाती है, कुछ डिसअपियर हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी बनती है, अगर लो डाइवर्सिटी से हाई डाइवर्सिटी बनेगी तो इट्स ऑब्वियस कि बायोमास तो बढ़ेगा, ये भी कैरेक्टर है। ये कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपके एग्जाम में, इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, राइट। एनसीईआरटी में बहुत ही थोड़ा सा दिया है इसके बारे में, आर यू गेटिंग और नॉट? दैट विल बी नॉट दैट मच इनफ फॉर यू। इज दैट क्लियर? इसके बाद इंक्रीज ह्यूमस कंटेंट। अब भाई ह्यूमस कंटेंट तो बढ़ेगा ना, बायोमास बढ़ेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो उस एरिया में ह्यूमस कंटेंट बढ़ेगा। और यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक एग्जांपल है, देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन इफ टेक प्लेस इन हाइड्रिक कंडीशन। हाइड्रिक कंडीशन में अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक प्लेस करता है, इफ दिस सक्सेशन टेक प्लेस इन हाइड्रिक कंडीशन या दिस सक्सेशन टेक प्लेस इन एक्वेटिक कंडीशन, ठीक है, दैट लीड्स टू मैजिक कंडीशन। एंड इवन इन ड्राई कंडीशन में सक्सेशन टेक प्लेस होता है, दैट आल्सो लीड्स टू मैजिक कंडीशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैजिक कंडीशन है दैट इज नेदर ड्राई और नॉट टू वेट। तो मैजिक कंडीशन वो होती है जो कि ना तो ड्राई होती है और ना ही पूरी तरीके से वेट होती है। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन टेक प्लेस करता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या देखा जाता है कि अगर वो सक्सेशन हाइड्रिक कंडीशन में टेक प्लेस कर रहा है, राइट, यानी कि वो जो है एक्वेटिक कंडीशन में सक्सेशन टेक प्लेस कर रहा है, या फिर वो सक्सेशन किसी ड्राई या जैरिक कंडीशन में टेक प्लेस कर रहा है, जैरिक मतलब ड्राई कंडीशन में टेक प्लेस करता है, तो या तो हाइड्रिक कंडीशन में सक्सेशन टेक प्लेस करे कि वहां पे कोई पर्टिकुलर वाटर बॉडी हो, राइट, या फिर वो एक डेजर्ट एरिया है, पूरा बेयर रॉक्स है, वो वहां पे अगर जो कि जैरिक कंडीशन ड्राई कंडीशन बोले वहां पे कोई सक्सेशन टेक प्लेस करे, तो सक्सेशन चाहे वो एक्वेटिक कंडीशन में टेक प्लेस करे या फिर वो जैरिक कंडीशन में टेक प्लेस करे, दोनों एक ही रास्ते पे जाते हैं, दोनों एट द एंड एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप करते हैं। और वो जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगी, दैट क्लाइमैक्स कम्युनिटी विल बी ए मैजिक कम्युनिटी। मैजिक मतलब नेदर टू ड्राई नॉट टू वॉट। तो if the succession take place in aquatic condition or the succession take place in dry condition, both condition leads to a magic condition that will be neither dry or not too wet। ठीक है, तो इस टाइप का सक्सेशन देखा जाता है। तो ये हो गया इकोलॉजिकल सक्सेशन की डेफिनेशन बता दी मैंने, इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप ऑफ सक्सेशन की। एक चीज और, एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट डे कम्युनिटी है दैट इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ मिलियन ऑफ इयर्स। जितनी भी आप प्रेजेंट डे कम्युनिटीज देख रहे हैं, जितने भी आप फॉरेस्ट देख रहे हैं, जितने भी आप ग्रासलैंड्स देखते हैं, जितने भी आप टुंड्रास देखते हैं, राइट, जितने भी आप कार्बोनिफेरस फॉरेस्ट देखते हैं, तो ऑल काइंड ऑफ बायोम्स, ऑल काइंड ऑफ बायोटिक कम्युनिटी आर द रिजल्ट ऑफ मिलियन ऑफ इयर्स ऑफ सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन मिलियन ऑफ इयर्स से होता आ रहा है, और वो जितनी भी बायोटिक कम्युनिटी है आपके सराउंडिंग में, जितनी भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी आप देखते हैं, सारी क्लाइमेटिक कम्युनिटी, चाहे वो ओशियन सिस्टम हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक इकोसिस्टम हो, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, मे बी एनीथिंग, चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम हो, ये जितनी भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी आप देखते हैं वो सारी की सारी कम्युनिटी जो है, राइट, वो मिलियन ऑफ ईयर से होती आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, मिलियन ऑफ ईयर से इकोलॉजिकल सक्सेशन भी हो रहा है, स्पीसीज कंपोजिशन भी बदल रही है, और मिलियन ऑफ ईयर से इवोल्यूशन भी हो रहा है। इवोल्यूशन आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इवोल्यूशन। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन और इवोल्यूशन दोनों ही पैरेलल प्रोसेस है। You can consider both the process as parallel process, ecological succession and even evolution. So both are the parallel process to each other, क्योंकि ये ecological succession this is not new for us। ये एक million of years लग जाते हैं ecological succession में, किसी भी climax community में कुछ species composition के बनने की, species diversity के बढ़ने के लिए million of years का time लगता है, और evolution भी ऐसी million of years होता है। तो दोनों को you can consider as parallel process। This is very important statement। Succession and evolution, ecological succession and evolution both are parallel process।
तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इवोल्यूशन दोनों ही पैरेलल प्रोसेस है, दोनों एक साथ होते हैं, राइट। सक्सेशन भी एक साथ होता है, इवोल्यूशन भी एक साथ होता है। बोथ प्रोसेस विल टेक प्लेस टुगेदर। इफ बोथ द प्रोसेस विल टेक प्लेस टुगेदर, इट मींस बोथ द प्रोसेस विल बी पैरेलल प्रोसेस। आइदर दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन और दिस इज इवोल्यूशन। आर यू गेटिंग और नॉट? इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन की। टाइप्स ऑफ सक्सेशन यानी कि सक्सेशन जो है वो कितने टाइप के हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन दो टाइप के, एक जिरार्क और दूसरा हाइड्रार्क। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जिरार्क सक्सेशन उसको बोलते हैं जो कि ड्राई प्लेस यानी कि बेयर रॉक पे टेक प्लेस करता है। तो जिरार्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के हिसाब से दो टाइप के सक्सेशन देखे जाते हैं, एक जिरार्क देखा जाता है, दूसरा हाइड्रार्क देखा जाता है। तो जिरार्क जो है दैट टेक प्लेस इन ड्राई प्लेस और हाइड्रार्क जो सक्सेशन है दैट टेक प्लेस इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो जो ड्राई प्लेस या लैंड पे या बेयर रॉक पे जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है वो जिरार्क है, या जो हाइड्रार्क कंडीशन में टेक प्लेस कर रहा है सक्सेशन वो मतलब हाइड्रार्क मतलब जो एक्वेटिक हैबिटेट में टेक प्लेस करता है वो हाइड्रार्क सक्सेशन। जो पानी के अंदर सक्सेशन टेक प्लेस कर रहा है वो हाइड्रार्क, और जो बेयर रॉक्स में जो टेक प्लेस कर रहा है वो ड्राई कंडीशन में जो टेक प्लेस कर रहा है वो जिरार्क सक्सेशन। एंड दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। ये आपको याद रखना है कि दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, एक जिरार्क और दूसरा हाइड्रार्क। दोनों को मैं डिटेल में भी डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो जिरार्क जो होता है वो ड्राई प्लेस या बेयर रॉक पे टेक प्लेस करता है, वही हाइड्रार्क जो सक्सेशन है दैट टेक प्लेस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में टेक प्लेस करता है, यानी कि एक्वेटिक कंडीशन में टेक प्लेस करता है। इसके बाद जो जिरार्क सक्सेशन है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, याद रहे। लिथोसीर, अगर ये जिरार्क सक्सेशन रॉक्स पे टेक प्लेस करता है तो आप बोलेंगे लिथोसीर। ये टर्मिनोलॉजी भी एग्जाम में आ जाती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करनी है। If the Girard succession take place in lithosphere, right? If the Girard succession take place on rock, that you call lithosphere. अगर Girard succession rocks में take place करता है उसको आप lithosphere कहते हैं। And if this Girard succession take place in sand, sand में अगर आप इसको take place करता है this succession, this is called samosphere. P silent है यहाँ पे, samosphere बोलते हैं इसको, P silent है। तो यहाँ पे Girard succession if take place on rocks that you call lithosphere. If this Girard succession will take place in sand that you call samosphere. And if this Girard succession will take place saline condition that you call halosphere. तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के Girard succession हैं, lithosphere, samosphere and lithosphere, samosphere and halosphere. तो lithosphere जो है वो that if the Girard succession take place on rock that we call lithosphere. If the Girard succession take place in sand that we call samosphere. And if the Girard succession take place in saline condition that we call halosphere. तो Girard succession थ्री टाइप्स के होते हैं, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। तो यहाँ पे हो गया टाइप ऑफ सक्सेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। Is that clear to all of you? तो on the basis of habitat, Girard and Hydrarch, Girard जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है वो ड्राई कंडीशन में टेक प्लेस करता है, Hydrarch जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है वो एक्वेटिक हैबिटेट में टेक प्लेस करता है। Girard सक्सेशन थ्री टाइप्स के हैं, लिथोसीर, samosphere एंड इवन हेलोसीर। तो लिथोसीर टेक प्लेस ऑन रॉक, samosphere टेक प्लेस इन सैंड एंड हेलोसीर टेक प्लेस इन सलाइन कंडीशन। इसके बाद अदर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। कुछ इस तरह के भी सक्सेशन देखे जाते हैं। जो अर्लियर सक्सेशन है दिस इज अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, लेकिन जो लेटर सक्सेशन होता है उसे आप सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सक्सेशन की तो ये सक्सेशन में प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो सक्सेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑफ दैट यू कॉल्ड, देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड अनदर इज सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यहाँ पे प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये टेक प्लेस करता है बेयर एरिया पे। तो जो बेयर एरिया एकदम बंजर इलाका जहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हुआ है, बिल्कुल वहाँ पे कभी कोई लाइफ फॉर्म प्रीवियसली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म प्रीवियसली एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसे बेयर एरिया कहते हैं। और बेयर एरिया में जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है दैट यू कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। वहीं अगर हम सेकेंडरी सेक्शन की बात करें कि वहां पे वो प्रीवियसली लाइफ फॉर्म थी, एग्जिस्ट करती थी, लेकिन किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुकी लाइफ फॉर्म, तो वहां पे जो फिर से लाइफ फॉर्म डेवलप होगी, फिर से जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होगी, राइट, दैट विल बी इंडिकेट टू द सेकेंडरी सक्सेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बेयर एरिया पे टेक प्लेस करता है प्राइमरी सक्सेशन। बेयर एरिया फॉर एग्जांपल कोल्ड वोल्केनिक लार्वा, सैंड ड्यून्स, न्यूली एक्सपोज्ड एरिया। बेयर एरिया पे जो सक्सेशन टेक प्लेस करता है जैसे कि वोल्केनो इरप्शन हुआ कहीं पे, राइट, कूल्ड वोल्केनिक लार्वा पे सक्सेशन टेक प्लेस कर रहा है, नॉट लार्वा, दिस इज लावा, है ना।
कूल वॉल्केनिक लावा पे टेक प्लेस कर रहा है, सैंड ड्यून्स पे टेक प्लेस कर रहा है, या न्यूली एक्सपोज्ड एरिया में टेक प्लेस कर रहा है। इज दैट क्लियर? सक्सेशन दैट यू कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। वहीं सेकेंडरी सक्सेशन, एरिया एग्जिस्टेड बिफोर, वो ऐसे जगह पे टेक प्लेस करता है जहां पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेड थी पहले, जैसे कि अबेंडेंट फार्मलैंड, फार्मलैंड में पहले लाइफ फॉर्म थी अब नहीं है। बर्न और कट फॉरेस्ट, पहले फॉरेस्ट था लेकिन वो बर्न हो गया, कट हो गया, उसके ऊपर एक नई लाइफ फॉर्म, दोबारा से इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा। फ्लडेड लैंड, जो फ्लडेड लैंड है यानी कि बाढ़ आ गई है, लैंड पूरा साफ हो गया फ्लडेड लैंड पे, वो सेकेंडरी सक्सेशन है। अनदर डिफरेंस, पायोनियर कम्युनिटी डिफिकल्ट टू डेवलप। पायोनियर कम्युनिटी मतलब अर्लियर जो कम्युनिटी होती है, जो पहली सबसे पहली जो कम्युनिटी होती है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जो अर्लियर कम्युनिटी है, जो फर्स्ट कम्युनिटी है, वो पायोनियर कम्युनिटी होती है। पायोनियर कम्युनिटी के बाद ट्रांजिशनल कम्युनिटी डेवलप होती है और एट द एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होती है। तो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है, पहले पायोनियर कम्युनिटी, दूसरी ट्रांजिशनल कम्युनिटी और तीसरी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे जहां पे प्राइमरी सक्सेशन टेक प्लेस करता है वहां पे प्राइमरी कम्युनिटी का जो डेवलप होना है वो बड़ा ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है वहां पे प्राइमरी कम्युनिटी का डेवलप होना इन प्राइमरी सक्सेशन। वहीं सेकेंडरी सक्सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पायोनियर कम्युनिटी वेरी इजीली डेवलप हो जाती है, बहुत आसानी से डेवलप हो जाती है, कुछ क्योंकि वहां पे पहले लाइफ एग्जिस्ट करती थी लेकिन नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वहां से लाइफ फॉर्म जो है डिसअपियर हो गई, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ ट्रेसेस ऑफ लाइफ तो पड़े ही होंगे, स्पोर्स पड़े होंगे, सीड्स पड़े होंगे, यानी कि पूरी तरीके से साफ नहीं होता है। वहां पे उन ट्रेसेस ऑफ लाइफ जो होते हैं वो दीज ट्रेसेस ऑफ लाइफ टू डेवलप इनफ टू डेवलप दैट एंटायर कम्युनिटी। और वहां पे पायोनियर स्पीसीज, पायोनियर कम्युनिटी आसानी से डेवलप हो जाती है क्योंकि वहां पे ट्रेसेस ऑफ लाइफ हैं। जो सेकेंडरी सक्सेशन देखा जाता है वो ऐसे जगह पे देखा जाता है जहां पे ऑलरेडी लाइफ एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, लेकिन वहां पे पायोनियर कम्युनिटी आसानी से डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रेसेस ऑफ लाइफ है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये भी एक रीजन है। अनदर डिफरेंस, यहां पे प्राइमरी सक्सेशन जहां पे टेक प्लेस करता है सॉइल इज कंप्लीटली एब्सेंट, वहां पे सॉइल फॉर्मेशन होनी बाकी है। तो सॉइल फॉर्मेशन होना एक डिफिकल्ट टास्क है अपने आप में। जो आप अपर लेयर, जो फर्टाइल सॉइल देखते हैं जो लैंड में होती है, फर्टाइल सॉइल जो अपर मोस्ट लेयर होती है, इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे। आपको पता है क्या? ये जो सॉइल जिस पे आप खेती करते हैं, जिस पे आप एग्रीकल्चर लैंड सेटअप करते हैं, जहां पे फॉरेस्ट है, इस सॉइल को डेवलप होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये प्राइमरी सक्सेशन का रिजल्ट है। और यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन में प्रीवियसली सॉइल नहीं थी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है? सॉइल प्रेजेंट होती है, सिर्फ लाइफ फॉर्म ही तो वहां से वाइप ऑफ हुई है, राइट? प्रीवियसली जो एग्जिस्ट करती थी लाइफ फॉर्म वहां से वो चली गई है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, वहां से सॉइल नहीं गई है। अब यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन में तो बड़ा चैलेंज है भाई, यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन भी होनी है, और अगर सॉइल फॉर्मेशन नहीं होगी, जितनी भी प्रोडक्टिविटी होती है, जितनी भी प्लांट प्रोडक्टिविटी होती है, जितनी भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होती है, वो सॉइल में ही होती है। तो यहाँ पे तो सॉइल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर वहाँ पे सॉइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वहाँ पे अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है किसी भी क्लाइमैक्स कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। इसलिए ये प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही प्राइमरी सक्सेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा। दूसरा, इट टेक्स 100 to 1000 ईयर्स। देखो भाई, सॉइल अगर वहां पे एब्सेंट है, वहां पे प्रीवियसली कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो उसको 100 से 1000 ईयर्स तो लग ही जाएंगे ना डेवलप होने में। वहीं अगर हम सेकेंडरी सेक्शन की बात करें, सेक्शन इज वेरी फास्ट, ऑब्वियसली फास्ट ही होगा ना, क्योंकि वहां पे सॉइल भी एग्जिस्ट करती है, वहां पे प्रीवियस लाइफ फॉर्म एग्जिस्टेड थी, वहां पे ट्रेसेस ऑफ लाइफ है, तो ट्रेसेस ऑफ लाइफ आर enough to develop climax community, and that can be take place in very short time duration. That succession will be faster as compared to this succession. Primary succession के comparison में secondary succession faster होता है, right? Very long time to reach climax. Obviously प्राइमरी सक्सेशन को बहुत ही लंबा टाइम लगेगा क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाने में, वहीं सेकेंडरी सक्सेशन रीच क्लाइमैक्स टू मोर क्विकली, और यहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन में क्लाइमैक्स कम्युनिटी बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाती है, वेरी क्विकली। तो ये मैंने आपको बता दी डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट? इसके बाद आई विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ये मैंने टाइप्स बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिया, राइट? डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन बता दिया। इसके बाद आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, दैट आई विल डिस्कस नाउ, सो लिसन केयरफुली। नाउ नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन मैकेनिज्म। आपको समझ आ गया होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। दिस इज ए फेयरली प्रेडिक्टेबल
change in species composition in a biotic community or in an area that you call ecological succession। लेकिन ये जो सक्सेशन हो रहा है, यानी कि जो स्पीसीज कंपोजिशन बदल जाती है, ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। लिसन केयरफुली। आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने यहां पे एक फ्लो चार्ट बनाया है। दिस इज द सीक्वेंशियल प्रोसेस। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, बाय सीक्वेंस होता है, इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला स्टेप्स, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। इस सीक्वेंस पे को मिस अरेंज करके ऑप्शन बना दिए जाते हैं और आपको राइट सीक्वेंस सेलेक्ट करनी होती है, सीक्वेंस पे क्वेश्चन बन जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे जो न्यूडेशन है सबसे पहला स्टेप, न्यूडेशन के बाद माइग्रेशन होगा। ये ईच एंड एवरी स्टेप आई विल डिस्कस इन डिटेल ऑल्सो। उसके बाद जर्मिनेशन होगा, फिर एकेसिस होगा, इसके बाद कॉलोनाइजेशन, फिर कंपटीशन, फिर इन्वेशन, रिएक्शन एंड एट द एंड स्टेबलाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप इज न्यूडेशन एंड लास्ट स्टेप in ecological succession is stabilization. Stabilization leads to a climax community. एक सक्सेस कम्युनिटी, एक सक्सेसफुल कम्युनिटी, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है आफ्टर द स्टेबलाइजेशन। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब समझते हैं आप क्या है? न्यूडेशन का मतलब होता है एक्सपोजर ऑफ एन एरिया। सबसे पहले कोई पर्टिकुलर एरिया एक्सपोज होता है दैट विल बी फ्री फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेशन। आर यू गेटिंग और नॉट? सपोज दैट कहीं पे कोई पर्टिकुलर आइलैंड है, राइट, लेकिन वाटर लेवल राइज होने से, अगर सपोज दैट ओशियन में वाटर लेवल राइज हो जाता है तो वो जो आइलैंड है, राइट, वो आइलैंड ओशियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे उस आइलैंड को एक एक्वेटिक हैबिटेट का एक्सपोजर मिल गया है, राइट। या फिर कहीं पे वोल्केनो इरप्शन चल रहा है, कहीं कहीं पे तो वोल्केनो इरप्शन हंड्रेड्स ऑफ ईयर से चलता है या थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चलता है, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वोल्केनो इरप्शन के बाद जब लार्वा कूल डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, तो वहां पे एक एक्सपोजर मिल गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए। दैट प्रोसेस यू कॉल्ड न्यूडेशन। तो न्यूडेशन क्या है? एक्सपोजर ऑफ एन एरिया। न्यूडेशन के बाद अगला जो स्टेप है माइग्रेशन। अब वो एरिया कंप्लीटली एक्सपोज है, उस कंप्लीटली एक्सपोज एरिया पे, राइट, कहीं से भी वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स आके माइग्रेट करके आ सकते हैं, कहीं से सीड्स माइग्रेट करके आ सकते हैं, या कहीं से कुछ स्पोर्स माइग्रेट करके आ सकते हैं। दैट विल बी रेडी फॉर द माइग्रेशन। पहले वो एक्सपोज हुआ, अब वो जो है माइग्रेशन के लिए रेडी है, यानी कि वहां पे माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन किसका होके आता है? सीड्स आ जाते हैं, न्यू सीड्स आ गए, न्यू स्पोर्स आ गए ऑफ डिफरेंट प्लांट्स के, वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स आ गए वहां पे माइग्रेट होके। तो वहां पे वो जो न्यू सीड्स, न्यू स्पोर्स या न्यू वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स है वो एक नई कम्युनिटी बनाने में हेल्प करेंगे। तो माइग्रेशन क्या है? Process of dispersion of seeds, spores and other propagules to bare area. bare area पे dispersion हो जाता है seeds का, spores का या other propagules का, इसे आप migration कहते हैं। अब इन propagules का dispersion तो हो गया, उसके बाद इन propagules का क्या होगा? इन seeds का क्या होगा? इन spores का क्या होगा? ये germinate करेंगे, यानी कि germination is the next step। तो यहाँ पे अगला जो step है वो है germination of seeds, spores and propagules when condition is favorable। जैसे ही उस एक्सपोजर एरिया पे, जो बेयर एरियाज पे, राइट, डिस्पर्सन हो जाता है सीड्स का, स्पोर्स का या वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स का, उसके बाद फेवरेबल कंडीशन का वेट होता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, सपोज दैट रेनफॉल हो गया तो फेवरेबल कंडीशन डेवलप होगी, और फेवरेबल कंडीशन डेवलप होते ही वहां पे जर्मिनेशन हो जाता है, वहां पे सीड जर्मिनेशन हो जाता है, वहां पे स्पोर जर्मिनेशन हो जाता है, और वहां पे जर्मिनेशन हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स का। तो न्यूडेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ, जर्मिनेशन हुआ। जर्मिनेशन के बाद होता है एकेसिस प्रोसेस। इसको आप एकेसिस प्रोसेस या इकेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। इकेसिस प्रोसेस में क्या होता है? सक्सेसफुल जर्मिनेशन हुआ, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट इन बेयर एरिया। अब जैसे ही जर्मिनेशन होता है न्यू सीड्स का, न्यू स्पोर्स का या न्यू वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स का, जर्मिनेशन होने के बाद वहां पे एग्जैक्टली क्या होगा? वहां पे उस जर्मिनेशन के बाद वो पर्टिकुलर प्लांट्स के सीड्स या पर्टिकुलर प्लांट्स के स्पोर जब जर्मिनेट कर जाते हैं तो वहां पे वो पर्टिकुलर प्लांट जो है, राइट, आर यू गेटिंग और नॉट, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। सो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट या पर्टिकुलर सीड्स जर्मिनेशन के बाद जो होता है, राइट, दैट यू कॉल्ड इकेसिस। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो अनदर स्टेप है दैट यू कॉल्ड कॉलोनाइजेशन।
अगर हम बात करें कॉलोनाइजेशन की, दिस इज कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन मतलब इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इंक्रीज इन नंबर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वो वहां पे एस्टेब्लिश कर गए, एस्टेब्लिश करने के बाद वहां पे उनमें रिप्रोडक्शन होगा और रिप्रोडक्शन होने के बाद उनके नंबर्स बढ़ेंगे, इसे आप कॉलोनाइजेशन कहते हैं। कॉलोनाइजेशन के बाद अगला टॉपिक है, अगला जो स्टेप है वो है कंपटीशन एंड कोएक्शन। यहाँ पे कॉलोनाइजेशन के बाद क्या होगा, नंबर्स अगर बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन हुआ, नंबर्स बढ़े, तो जितने ज्यादा एक पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होंगे, राइट, उतना ही ज्यादा कंपटीशन भी डेवलप होगा। और ये कंपटीशन में भी इंटर स्पेसिफिक और मे बी इंट्रा स्पेसिफिक, मतलब मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज में भी कंपटीशन हो सकता है या मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में भी कंपटीशन होता है। जहां भी नंबर्स बढ़ते हैं, जहां भी पॉपुलेशन बढ़ती है, कंपटीशन बाय प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कंपटीशन होगा ही होगा। तो अगला जो स्टेप है वो है कंपटीशन एंड कोएक्शन। ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर डेवलप कंपटीशन, नंबर बढ़ने की वजह से कंपटीशन डेवलप हो जाता है फॉर सेम रिसोर्सेज। तो सेम रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन तो होगा, ये कंपलसरी है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, नंबर्स बढ़ेंगे, तो कंपटीशन विल डेवलप फॉर दिस सेम रिसोर्स। आर यू गेटिंग? इसके बाद कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक, ये कंपटीशन इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है एंड दिस कंपटीशन में भी इंट्रा स्पेसिफिक। So the competition can be of both kind. It may be the intra-specific or it may be the inter-specific. तो यहाँ पे जो competition है वो दोनों तरह का हो सकता है, right? This result in elimination of unsuitable and weaker plants. और इसकी वजह से unsuitable and weaker plants का elimination हो जाता है। Is that clear? तो यहाँ पे जो competition हो रहा है, उस competition में क्या होगा? competition में किसी को नुकसान होगा तो किसी को फायदा होगा। जो डोमिनेटेड स्पीसीज होगी, जो सुपीरियर स्पीसीज होगी, जो स्ट्रॉन्ग प्लांट होगा, वो अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर लेगा, लेकिन जो वीकर प्लांट होगा, जो कंपटीशन में हार जाएगा, वो एलिमिनेट कर जाएगा। तो इसके बाद ये है इन्वेशन। इन्वेशन इज द नेक्स्ट स्टेप इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इन मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इन्वेशन में क्या होता है, देखिए, वेरियस अदर टाइप्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे वेरियस अदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एस्टेब्लिश इन दी स्पीसीज लेफ्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस प्लांट ड्यू टू कंपटीशन। अब जो प्रीवियस प्लांट्स में कंपटीशन हुआ, वहां पे नंबर्स बढ़े, उनकी कॉलोनी एस्टेब्लिश हुई, कॉलोनाइजेशन हुआ, नंबर्स बढ़े, कंपटीशन हुआ। कंपटीशन होने के बाद कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी वो जो है एलिमिनेट कर जाएंगी, और एलिमिनेट होने के बाद उनका जो स्पेस खाली रह जाएगा, उस स्पेस पे नए प्लांट आके उनका इन्वेशन हो जाएगा। वो नए प्लांट जो है वहाँ पे इन्वेडर्स आ जाएंगे। इन्वेडर्स मतलब न्यू प्लांट्स जो है वो वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। आर यू गेटिंग और नॉट? और न्यू प्लांट डेवलप होने की वजह से क्या होगा, देखिए, लेफ्ट बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रीवियस प्लांट्स ड्यू टू कंपटीशन। अब यहाँ पे इसके बाद रिएक्शन होगी, जब नए प्लांट वहां पे उस कम्युनिटी के अंदर नए प्लांट आ गए तो उनका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यूली अराइव्ड प्लांट्स इंटरप्ट्स, न्यूली अराइव्ड प्लांट्स इंटरप्ट्स करते हैं विद एग्जिस्टिंग वंस। तो एग्जिस्टिंग प्लांट के साथ जो न्यूली अराइविंग प्लांट्स है, इन्वेशन में मतलब न्यूली अराइविंग प्लांट्स आ जाते हैं, जो स्पेस कंपटीशन की वजह से खाली हुआ है, उस स्पेस में उस स्पेस में न्यूली अराइवल प्लांट्स आ जाते हैं, नए प्लांट्स आ जाते हैं। और नए प्लांट्स आने के बाद क्या होगा, नए प्लांट्स आने के बाद क्या होगा कि वो जो नए प्लांट्स है वो इंटरप्ट करेंगे विद एग्जिस्टिंग वंस, एग्जिस्टिंग वंस प्लांट के साथ, यानी कि जो प्लांट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है, एग्जिस्टेंस में है, उनके साथ इंटरप्ट करेंगे। और उनके साथ इंटरप्शन से क्या होगा, एज ए रिजल्ट इन्वायरमेंट इज मॉडिफाइड, और उसके बाद एज ए रिजल्ट इन्वायरमेंट मॉडिफाइड हो जाएगा। और अगर इन्वायरमेंट मॉडिफाइड हो गया, इन्वायरमेंट बिकम अनसुटेबल फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, और जिससे कि एट द एंड इन्वायरमेंट जो है अनसुटेबल बन जाएगा एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के लिए। नाउ इन्वायरमेंट बिकम अनसुटेबल। अब यहाँ पे अगर न्यू इन्वेडर्स आए, न्यू प्लांट्स आए, तो वो इंटरप्ट करेंगे एग्जिस्टिंग प्लांट के साथ, दैट यू कॉल्ड रिएक्शन। और अगर वो इंटरप्ट करेंगे तो इंटरप्ट करने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट जो है वो अनसुटेबल हो जाएगा एग्जिस्टिंग स्पीसीज के लिए। तो एग्जिस्टिंग स्पीसीज के लिए वो अनसुटेबल हो जाएगा, और जो इन्वेडर प्लांट्स हैं, जो दूसरे प्लांट्स आए हैं, राइट, आर यू गेटिंग, जो अराइवल प्लांट्स हैं, उनके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा, बाकी उनके लिए वो अनसुटेबल होगा। जैसे इन्वायरमेंट अनसुटेबल हो जाता है तो वो एग्जिस्टिंग स्पीसीज कम्युनिटी सूनर और लेटर रिप्लेस बाय अदर कम्युनिटी। और नाउ अगर इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो गया तो सूनर और लेटर वो कम्युनिटी बदल जाएगी, यानी कि चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन। तो ये स्पीसीज कंपोजिशन को के अंदर जो चेंज हो रहा है उसको शो कर रहा है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। इसके बाद क्या है, स्टेबलाइजेशन। एट द एंड अब नई लाइफ फॉर्म, नए प्लांट्स वहाँ पे डेवलप हो गए, नई एग्जिस्टिंग लाइफ आ गई, फिर बाद में वो भी धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे, तो रिप्लेसमेंट चलता रहता है। इज दैट क्लियर? अब एट द एंड स्टेबलाइजेशन
हो जाता है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनती है। रिप्लेस्ड कम्युनिटी मोर और लेस स्टेबलाइज, जो रिप्लेस कम्युनिटी होती है मोर और लेस स्टेबलाइज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब जो कम्युनिटी रिप्लेस हुई, राइट, कम्युनिटी एक रिप्लेस करके एक नई कम्युनिटी आई है, वो नई कम्युनिटी क्या करेगी, थोड़े या लेस और मोर टाइम के लिए स्टेबल रहेगी, उसके बाद एक दूसरी कम्युनिटी आ जाएगी। इज दैट क्लियर, राइट। तो स्टेबलाइज कम्युनिटी मेंटेन इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम विद क्लाइमेट, और एट द एंड ये जो स्टेबलाइज कम्युनिटी डेवलप हुई है यहाँ पे, ये अपने आप को मेंटेन करती है विद द इक्विलिब्रियम एंड विद द क्लाइमेट। ये अपने आप को क्लाइमेट के इक्विलिब्रियम के साथ मेंटेन करने का काम करती है एट द एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद स्टेबलाइजेशन की वजह से एट द एंड यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगी, जो फाइनल कम्युनिटी जिसको आप बोलते हो दैट विल बी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये कुछ मैकेनिज्म है ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। सबसे पहले न्यूडेशन, एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। न्यूडेशन पहला जो स्टेप था हमारा क्या था, न्यूडेशन था। न्यूडेशन के बाद माइग्रेशन, कुछ स्पोर्स या सीड्स माइग्रेट करके आते हैं, पहले इन्वायरमेंट एक्सपोज हुआ, फिर स्पोर्स या सीड्स या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, राइट, माइग्रेट करके आते हैं, और माइग्रेशन के बाद वहाँ पे सीड जर्मिनेशन होता है। देखिए जर्मिनेशन हुआ, तो जर्मिनेशन के बाद जब सीड जर्मिनेशन हो जाता है तो वहाँ पे नए प्लांट्स अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, दैट यू कॉल एकेसिस। जब वहाँ पे नए प्लांट्स डेवलप हो जाते हैं तो वहाँ पे वो अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो कॉलोनाइजेशन होगा, और नंबर्स बढ़ेंगे तो कंपटीशन होगा, आपस में इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा। उसके बाद जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन करते करते टाइम जो वीकर प्लांट होंगे वो एलिमिनेट कर जाएंगे, और जो उनका स्पेस है उसको नए जो इन्वेडर प्लांट्स हैं जो दूसरी जगह से माइग्रेट करके आए हैं वो वहाँ पे आके अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वो एट द एंड क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है उनके साथ रिएक्शन करेंगे, और वहाँ पे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के साथ जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन से कुछ ऐसा होगा कि वो इन्वायरमेंट अब उनके लिए अनफेवरेबल बन गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ इन्वेडर स्पीसीज, राइट। अब वो जो इन्वेडर स्पीसीज है वो एक स्टेबलाइज कम्युनिटी बनाएगी, वो राइट, और बाद में वो भी रिप्लेस हो सकती है, दिस इज नॉट कंपलसरी। और एट द एंड जो है फाइनल कम्युनिटी जो बनेगी स्टेबलाइजेशन के बाद वो बनेगी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी के यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं जैसे कि लार्जर साइज इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स होती हैं, फूड वेब्स होती हैं, मोर एफिशिएंट एनर्जी यूज होता है इनमें, और मोर न्यूट्रिएंट्स कंजर्वेशन होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लार्जर साइज के इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, कॉम्प्लेक्स फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी का कैरेक्टर जो है, मोर एफिशिएंट एनर्जी यूज होता है, उसमें एनर्जी यूज मोर एफिशिएंटली होता है, वहीं मोर न्यूट्रिएंट्स कंजर्वेशन भी उनमें देखा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कंजर्वेशन भी उनमें ज़्यादा होता है। So this is all about the mechanism of ecological succession, right? ये mechanism of ecological succession है। इसके बाद I am going to discuss about success, जो ecological succession में जो communities होती हैं, successional communities, जो stabilization जो होता है, right? तो during that process, right? तो यहाँ पे कुछ successional communities बन जाती हैं, is that clear? तो उन successional community की मैं बात कर रहा हूँ, are you getting? So next is successional community, is that clear? सक्सेसनल कम्युनिटी की बात की जाए तो सक्सेसनल कम्युनिटी क्या क्या है, कौन कौन सी सक्सेसनल कम्युनिटी है यहाँ पे, जो कि बायोटिक कम्युनिटी में डेवलप, बायोटिक कम्युनिटी जिनको आप बोलते हैं, और इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पे डेवलप होती है। यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। सो नेक्स्ट इज सक्सेसनल कम्युनिटीज। माय नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसनल कम्युनिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिए प्लीज, लिसन केयरफुली। प्लीज, तो अगला है सक्सेसनल कम्युनिटीज। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज, यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पे कौन कौन सी कम्युनिटीज बनती है,
ये जानना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली जो कम्युनिटी है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पे कौन कौन सी बायोटिक कम्युनिटीज होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो यहां पे टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज कौन कौन सी है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लिसन केयरफुली। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज की अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। नंबर 1 पायोनियर कम्युनिटी, नंबर 2 ट्रांजिशनल कम्युनिटी, एंड नंबर 3 क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो यहां पे 3 डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी है, पायोनियर कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी एंड एट द एंड इज पायोनियर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं पायोनियर कम्युनिटी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली पायोनियर कम्युनिटी? अगर हम पायोनियर कम्युनिटी की बात करें तो यहां पे पायोनियर कम्युनिटी क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। पायोनियर कम्युनिटी जो होती है ये अर्लियर बायोटिक कम्युनिटी होती है जो कि बेयर एरिया में डेवलप होती है ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के टाइम पे जो बेयर एरिया पे सबसे पहली जो कम्युनिटी है उसे आप पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां पे दिस इज द अर्लियर बायोटिक कम्युनिटी, ये अर्लियर बायोटिक कम्युनिटी है, ठीक है, दैट डेवलप ऑन, जो कि डेवलप होती है बेयर एरियाज में, डेवलप ऑन बेयर एरिया, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। पायनियर कम्युनिटी के एग्जांपल्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। जैसे पायनियर कम्युनिटी में अगर बेयर रॉक्स पे कोई कम्युनिटी डेवलप होती है, पहली अर्लियर कम्युनिटी, वो होती है लाइकेन, याद रहे। तो बेयर रॉक्स पे जो डेवलप होने वाली जो अर्लियर और पायनियर कम्युनिटी है वो है लाइकेन। इसके बाद लाइकेन के बाद है, राइट, यहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स भी हो सकते हैं पायनियर कम्युनिटी में, और पायनियर कम्युनिटी में जू प्लैंक्टन्स भी देखे जा सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स एंड लाइकेन्स पायनियर कम्युनिटी में आते हैं। पायोनियर कम्युनिटी के बाद जो नेक्स्ट कम्युनिटी आती है दैट यू कॉल ट्रांजिशनल कम्युनिटी, दैट यू ऑल्सो मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल कम्युनिटी। तो दिस इज पायोनियर कम्युनिटी। इसके बाद दूसरी कौन सी है, ट्रांजिशनल कम्युनिटी। अगर बात की जाए ट्रांजिशनल कम्युनिटी की, तो व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रांजिशनल कम्युनिटी? जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी है, दैट ट्रांजिशनल कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशनल कम्युनिटी इज, राइट, दिस कम्युनिटी फॉलोड बाय दी, राइट, ये जो कम्युनिटी है ये पायनियर कम्युनिटी को फॉलो करती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस कम्युनिटी इज फॉलोड बाय दी पायनियर कम्युनिटी, फॉलोड बाय पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी के बाद अगली जो कम्युनिटी आती है ट्रांजिशनल कम्युनिटी, दैट इज फॉलोड बाय पायनियर कम्युनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पे इसके बाद जो है ट्रांजिशनल कम्युनिटी आती है। तो ट्रांजिशनल कम्युनिटी फॉलोड बाय पायनियर कम्युनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसे आप ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहते हैं, ये पायनियर कम्युनिटी के बाद आती है। फॉलो दी पायनियर कम्युनिटी, ये पायनियर कम्युनिटी को फॉलो करती है भाई, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आती है, इट मींस दैट फॉलो दी पायनियर कम्युनिटी। तो यहां पे ट्रांजिशनल कम्युनिटी में एग्जैक्टली क्या है, दिस इज दी सीक्वेंस ऑफ orderly sequence of
बायोटिक प्लांट कम्युनिटीज, ये एग्जैक्टली क्या होती है? दिस इज द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटीज। ये ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटीज है जिसको आप ट्रांजिशनल कम्युनिटी कहते हैं, राइट? तो ये ऑर्डरली सीक्वेंस प्लांट कम्युनिटीज में आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स, शर्प्स एंड हर्ब्स। लाइकेन के बाद ब्रायोफाइट्स, सर्प्स और हर्ब्स आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, यानी कि जिराफ सक्सेशन में इनको देखा जाता है, ड्राई सक्सेशन में इस सीक्वेंस को देखा जाता है। ट्रांजिशनल कम्युनिटी मतलब दैट इज द सीक्वेंशियल कम्युनिटीज, राइट? तो ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटीज दैट यू कॉल ट्रांजिशनल कम्युनिटी। तो ये ऑर्डरली सीक्वेंस कौन सा है? ब्रायोफाइट्स, सर्प्स, फिर हर्ब्स। तो ये जिराफ सक्सेशन में देखा जाता है, राइट? वही हाइड्रार्क सक्सेशन में अगर हम पॉन्ड्स की बात करें, सपोज दैट इन हाइड्रार्क सक्सेशन में देखा जाता है जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी होती है, जो जैसे कि सबमर्ज प्लांट देखे जाते हैं। सबसे पहले सबमर्ज प्लांट्स के बाद जो अनदर जो डेवलप होता है दैट यू कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, उसके बाद फ्लोटिंग प्लांट्स डेवलप होते हैं। तो ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी के एग्जांपल्स हैं। तो ये इन पॉन्ड्स या हाइड्रार्क सक्सेशन में देखे जाते हैं। तो ये हो गया ट्रांजिशनल कम्युनिटी। ट्रांजिशनल कम्युनिटी लीड्स टू दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो पहली पायनियर कम्युनिटी, दूसरी ट्रांजिशनल कम्युनिटी और तीसरी क्लाइमैक्स कम्युनिटी, राइट? तो ये जो है इसके बाद जो आएगा वो आएगा, कौन सी कम्युनिटी आएगी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सो दिस कम्युनिटी लीड्स टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के बाद जो कम्युनिटी आती है उसे आप क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। इस कम्युनिटी के बाद कौन सी कम्युनिटी आती है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी आती है, राइट? देखिए, तो यहां पे एक टर्म आपको और लिखना है, सीर। एनसीईआरटी में दिया है, सीर इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी इन अकरिंग इन बायोटिक कम्युनिटी। तो एंटायर सीक्वेंस ऑफ, राइट, एंटायर सीक्वेंस ऑफ प्लांट्स या एंटायर सीक्वेंस ऑफ प्लांट कम्युनिटीज अकरिंग इन इकोसिस्टम या अकरिंग इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट, दैट यू कॉल्ड सीर। तो यहाँ पे एक टर्म आता है सीर, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये सीर का मतलब क्या है? दिस इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ communities, the entire sequence of communities, right, occurring in ecological succession, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज होता है उसके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सीर। दिस इज द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज अकरिंग इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसी एक टर्म आप इस्तेमाल करते हैं, सीरल स्टेज और सीरल कम्युनिटी। तो जो सीरल स्टेज या फिर सीरल कम्युनिटी आप कहते हैं, सीरल स्टेज और सीरल कम्युनिटी की अगर हम बात करें, राइट, तो सीरल स्टेज और अगर सीरल कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो यानी कि दिस इज द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी। ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ? समझ आ? अकरिंग इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज को आप सीर कहते हैं, सीरल स्टेज या सीरल कम्युनिटी कहते हैं इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी को। याद रहे, दिस इज एन इंडिविजुअल। ये आपको याद रखने हैं टर्म्स, इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीर एंड सीरल स्टेज, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी। सो द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी दैट यू कॉल्ड सीरल स्टेज और सीरल कम्युनिटी, जिसको आप सीरल स्टेज या फिर सीरल कम्युनिटी कहते हैं। तो इसी के साथ ट्रांजिशनल कम्युनिटीज डन। इसके बाद हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी की बात करते हैं। क्लाइमैक्स कम्युनिटी की बात करें, सो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। याद रहे, फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, and this stage is very equilibrium to the climatic condition,
तो दिस इज इक्विलिब्रियम टू दिस इज इक्विलिब्रियम टू क्लाइमेट, राइट। ये अपने आप को मेंटेन करके रखती है, एक स्टेबल कम्युनिटी होती है, आप ये भी कह सकते हैं दिस इज ए काइंड ऑफ स्टेबल कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल ये एक तरह की स्टेबल कम्युनिटी है, आर यू गेटिंग। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट एक स्टेबल कम्युनिटी है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इज ए स्टेबल कम्युनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, आपने जैसे पढ़ा होगा ना रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन ऑफ वायरस, दैट यू कॉल रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ऐसे ही होता है रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन, ये आपको समझने की जरूरत है। तो देखिए ये भी आप समझिए, ये टर्म रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन की बात करें तो व्हाट इज एग्जैक्टली रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन एग्जैक्टली है क्या। ये जो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन की मैं बात करूं तो ये जो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन है ये है क्या, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। यू नो कभी कभी अगर ह्यूमन डिस्टर्बेंस या नेचर के डिस्टर्बेंस की वजह से सक्सेशन इकोलॉजिकल जो सक्सेशनल स्टेज है वो सक्सेशन स्टेज अपनी अर्लियर स्टेज में चली जाती है। आर यू गेटिंग और नॉट। जनरली अर्लियर स्टेज से ट्रांजिशनल स्टेज बनती है, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। सपोज दैट कोई ट्रांजिशनल स्टेज से अपनी अर्लियर स्टेज में चला जाता है ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ नेचर और ड्यू टू नेचर डिस्टर्बेंस ऑफ ह्यूमन, तो उस केस में वो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन हो जाएगा, यानी कि वो फिर से अर्लियर स्टेज में आ गया। अर्लियर स्टेज से चालू हुआ और फिर से अर्लियर स्टेज पे आ गया, यानी कि वो पीछे चला गया ना, तो पीछे चला गया मतलब रिट्रोग्रेशन, राइट। इसको आप रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहते हैं। तो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। तो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन इज व्हाट, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो हम यहाँ पे रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन की बात कर रहे हैं। तो रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस by nature, due to any disturbance by nature or human, the successional stage, जो successional stage है, the successional stage leads to earlier stage, वो अपनी earlier stage में चला जाता है। जनरली earlier stage से एक successional stage बनती है, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, successional stage से earlier stage में चला गया due to disturbance by nature or due to disturbance by human. This kind of succession is called retrogressive succession. So इसी के साथ ecological succession बता दिया मैंने आपको, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, पायनियर कम्युनिटी, ट्रांजिशनल कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है, आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट हाइड्रार्क सक्सेशन, ठीक है, एंड अबाउट दी जीरार्क सक्सेशन। These two succession I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much. Bye bye. Take care.